गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज की कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं पढ़ेंगे। इस कविता के जो कवि हैं वो हैं राजेश जोशी। राजेश जोशी जी का जन्म 1946 में मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ जिले में हुआ था। उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद कुछ समय तक पत्रकारिता भी की और कुछ सालों तक अध्यापन का कार्य भी किया। उन्होंने जो काव्य संग्रह लिखे हैं उनमें से प्रमुख हैं एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी और दो पंक्तियों के बीच। राजेश जोशी जी की कविताएं हमेशा बहुत ही गहरे अर्थ वाली होती हैं और वो अपनी कविताओं में जीवन के संकट को भी उभारते हैं, जीवन के संकट को, जीवन की यथार्थता को बताते हैं। प्रस्तुत जो कविता है बच्चे काम पर जा रहे हैं, इस कविता में बच्चों से बचपन छीन लिए जाने की पीड़ा अभिव्यक्त हुई है। आप देखते हैं कि बच्चे किस तरह से बाल मजदूर के रूप में हमें सड़कों पर, कारखानों में, ढाबों में दिखाई देते हैं। तो उन बच्चों का बचपन बिल्कुल छीन चुका होता है। वो बाल्यावस्था में ही परिस्थितियों के कारण बहुत बड़े हो चुके होते हैं। कवि ने उस सामाजिक आर्थिक विडंबना की ओर इशारा किया है कि कुछ बच्चे खेल, शिक्षा और जीवन की उमंग से वंचित रह जाते हैं। अब हम अपनी कविता को आरंभ करते हैं। कविता का शीर्षक मैं फिर से बता देती हूँ, बच्चे काम पर जा रहे हैं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, एक छोटा सा बच्चा है और वो किस प्रकार से एक भारी भरकम सामान को ले जाने का प्रयास कर रहा है और साफ दिखाई दे रहा है कि ये कार्य इस उम्र के बच्चों का नहीं है। बाल श्रम के बारे में आप जानते होंगे। यदि 14 वर्ष और उससे कम उम्र के बच्चों से आर्थिक सहायता के लिए या आर्थिक रूप से उनसे कार्य करवाया जाए, जिनको उस काम की मजदूरी मिले, यही बाल श्रम कहलाता है और ये कानूनन अपराध है। हम कविता को आरंभ करते हैं। हमारी कविता जो है वो जिन पंक्तियों से शुरू होती है वो पंक्तियाँ हैं। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। कोहरा होता है धुंध। सुबह सुबह जब सर्दियों की सुबह जब होती है तो काफ़ी ज़्यादा कोहरा जमा हुआ होता है, सड़कों पर कुछ दिखाई नहीं देता है। ये सुबह सुबह जो शब्द है उसका दो बार आना इस बात की ओर इशारा करता है कि बहुत सुबह का टाइम, बहुत ही सुबह। तो बच्चों के लिए लिखा गया है। कवि कहते हैं कि कोहरे से ढकी हुई सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। बच्चे काम पर जा रहे हैं, ये हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है। कवि का मानना है कि आज के समय, आज के संसार के बारे में यदि चंद पंक्तियाँ लिखी जाएं तो उन पंक्तियों में से अवश्य एक पंक्ति ये भी होगी कि बच्चे काम पर जा रहे हैं। और ये पंक्ति हमारे इस समय को और इस संसार को बहुत ज़्यादा भयावह स्थिति में लाकर खड़ा कर देती है कि बच्चे जो कि देश का, इस संसार का भविष्य है, उन्हें खेलने, खाने और पढ़ने की उम्र में काम करना पड़ रहा है। तो ये हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है और इससे भी ज़्यादा कवि का मानना है कि भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना। हम एक भयानक बात है बच्चों का काम पर जाना और इस बात को हम एक विवरण की तरह, एक डिटेल की तरह, एक इन्फॉर्मेशन की तरह लिख देते हैं और उस समय बिल्कुल विचार नहीं करते हैं कि ये एक साधारण सी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं। ये एक बहुत ही भयानक बात है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं, जबकि काम पर तो बड़ों को जाना चाहिए। कवि का मानना है कि बच्चों का काम करना तो भयानक है ही, परंतु उससे भी ज़्यादा भयानक है कि इसे हम विवरण की तरह लिख रहे हैं। कवि का मानना है कि इस बात को, जो बच्चे काम पर जा रहे हैं, इस बात को ऐसे नहीं लिखकर कि बच्चे काम पर जा रहे हैं, इसे लिखा जाना चाहिए सवाल की तरह। इस पंक्ति को तो सवाल की तरह लिखना चाहिए और वो सवाल कैसा होना चाहिए कि काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। बच्चों के लिए खेल के मैदान हैं, बच्चों के लिए घरों के आंगन हैं, बाग बगीचे हैं, मदरसे हैं, विद्यालय हैं, तो फिर बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं? क्या कारण है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं? आगे कवि कहते हैं, बच्चों के काम पर जाने की बात को लेकर के कवि जो हैं वो प्रश्न पूछ रहे हैं। वो प्रश्न कुछ इस तरह से है कि क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? क्या बच्चों के खेलने की जो गेंदें होती हैं वो सभी अंतरिक्ष में गिर गई हैं? आप जानते हैं कि अंतरिक्ष यानी कि स्पेस, अंतरिक्ष में गिरी हुई कोई भी चीज़ पुनः लौटकर धरती पर नहीं आती। तो कवि कहते हैं कि क्या बच्चों के खेलने की जितनी भी गेंदें थी इस संसार में वो सब अंतरिक्ष में गिर गई हैं कि अब इस संसार में बच्चों के लिए खेलने के लिए गेंद ही नहीं बची? या फिर क्या दीमकों ने खा लिया है सारी किताबों, सारी रंग बिरंगी किताबों को? क्या बच्चों की पढ़ने की जो रंग बिरंगी किताबें थी उनको दीमकों ने खा लिया है? दीमक ने किताबों को इतनी बुरी तरह से खा लिया कि बच्चों के लिए पढ़ने लायक किताबें भी धरती पर नहीं बची। क्या
काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने। क्या बच्चों के खेलने के जो खिलौने थे वो किसी काले पहाड़ के नीचे, वो किसी भारी चीज़ के नीचे दब गए हैं कि अब उन्हें वापस निकाला नहीं जा सकता? कि क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें? कहने मदरसा बोलते हैं विद्यालय को। कवि कहते हैं कि क्या कोई ऐसा भूकंप आया था कि जितने भी विद्यालय थे उनकी इमारतें किसी भूकंप में ढह गई हैं, अतः बच्चों के पढ़ने के लिए कोई स्थान नहीं बचा। यहाँ कवि का मानना है कि क्या बच्चों के लिए गेंद नहीं बची? क्या बच्चों की रंग बिरंगी किताबें ख़त्म हो गई? क्या बच्चों के खिलौने किसी पहाड़ के नीचे दब गए? या फिर बच्चों के शिक्षा प्राप्ति के जो मदरसे विद्यालय थे उनकी इमारतें किसी भूकंप में ढह गई? अर्थात क्या बच्चों के लिए खेलने का, पढ़ने का कोई स्थान नहीं बचा कि उन बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है? आगे कवि कहते हैं कि क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? एकाएक मतलब अचानक। कवि कहते हैं कि क्या अचानक से सभी घरों के आंगन, सारे मैदान, सारे बगीचे सब खत्म हो गए हैं, गायब हो गए हैं कि बच्चों के खेलने के लिए कोई स्थान नहीं बचा और इसीलिए उन्हें मजबूरीवश काम पर जाना पड़ रहा है? अगर ऐसा हुआ भी है तो कवि कहते हैं तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? अगर सच में ऐसा हो गया कि सब गेंदें खत्म हो गई, अंतरिक्ष में गिर गई हैं, सारे खिलौने किसी पहाड़ के नीचे दब गए हैं, बच्चों के पढ़ने वाली रंग बिरंगी किताबों को दीमकों ने खा लिया है, या फिर सारे मदरसों की, विद्यालयों की इमारतें भूकंप में ढह गई हैं, सारे मैदान, बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं अचानक, तो फिर इस दुनिया में क्या बचा है? आप जानते हैं कि मैदान, बगीचे, घरों के आंगन, विद्यालय, यहाँ पर बच्चों की रौनक रहती है और दुनिया में जब बच्चों की रौनक रहती है तो दुनिया बहुत ही खूबसूरत दिखाई देती है। तो कवि कहते हैं जब ये बच्चों के ये सारे खेलने और पढ़ने के सामान अगर खत्म हो गए हैं तो फिर इस दुनिया में ऐसा क्या बचा है जो दुनिया देखने लायक रहे? कवि कहते हैं कि कितना भयानक होता अगर ऐसा होता, क्योंकि सच में तो ये बात नहीं है कि गेंद ख़त्म हो गई हैं या विद्यालय की जो इमारतें हैं वो ढह गई हैं, किताबों को दीमक उतर गई है, या घरों के आंगन, मैदान, बगीचे ये सब एकदम से ख़त्म हो गए हैं। सच में ऐसा नहीं हुआ है। कवि कहते हैं लेकिन अगर कितना भयानक होता कि सच में ऐसा हो जाता कि इस दुनिया में एक भी खेल का मैदान ना होता, घरों में आंगन ना होते, बच्चों के खिलौने ना होते, एक भी विद्यालय ना होता, तो कितना भयानक होता, वो दुनिया कितनी भयानक दिखाई देती। आगे कवि का मानना है कि भयानक है लेकिन इससे भी ज़्यादा यह, कवि कहते हैं लेकिन इससे भी ज़्यादा भयानक तो यह है कि है सारी चीज़ें हस्ब मामूल। हस्ब मामूल का मतलब होता है यथावत, ज्यों की त्यों। अगर दुनिया में से खेल के मैदान, बगीचे, आंगन, पुस्तकें ये सब चीज़ें समाप्त हो जाती तो दुनिया बड़ी ही भयानक लगती। लेकिन कवि कहते हैं इससे भी ज़्यादा भयानक बात तो यह है कि ये सारी चीज़ें ज्यों की त्यों हैं, ये सब चीज़ें यथावत हैं, धरती पर हैं, मौजूद हैं ये सब चीज़ें। धरती पर मैदान भी हैं, बगीचे भी हैं, आंगन भी हैं, पुस्तकें भी हैं, खिलौने भी हैं, गेंद भी है, सब कुछ है। तो ये ज़्यादा भयानक स्थिति है कि सारी चीज़ें इस धरती पर मौजूद हैं, पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। कवि कहते हैं कि यदि खेल के मैदान, पुस्तकें, गेंद, घर के आंगन, बगीचे ये सब चीज़ें ना होती तो दुनिया बहुत भयानक लगती। लेकिन इससे भी ज़्यादा भयानक बात यह है कि ये सब चीज़ें यथावत हैं, इस धरती पर सब मौजूद हैं। ऐसा होने पर भी दुनिया की हजारों सड़कों पर हम देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि काम पर जा रहे हैं। ये बहुत ही ज़्यादा सच्चाई को बयान करने वाली कविता है बच्चों। बाल श्रम इसमें बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है और एक विचारणीय स्थिति में लाकर हमको कवि ने यहाँ पर खड़ा कर दिया है। कवि का मानना है कि हमें बच्चों के काम पर जाने की बात को एक विवरण की तरह न लिख करके एक सवाल की तरह लिखना चाहिए कि काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे, खेलने क्यों नहीं जा रहे, पढ़ने क्यों नहीं जा रहे, ऐसा क्या हुआ कि वो काम पर जा रहे हैं। तो आपको इस कविता का सरल शब्दों में अर्थ अपनी भाषा में ही लिखना है और उसके बाद में इस कविता के प्रश्न उत्तरों पर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेती हूँ। प्रश्न उत्तर में आप देखेंगे जो पहला प्रश्न है, कविता की पहली 2 पंक्तियों को पढ़ने और विचार करने से आपके मन और मस्तिष्क में जो चित्र उभरता है उसे लिखकर व्यक्त कीजिए। आप देखेंगे कि कविता की जो पहली 2 पंक्तियां हैं, कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर
जा रहे हैं। ये जो पंक्तियाँ हैं, इन पंक्तियों को पढ़ने से आपके मन मस्तिष्क पर जो चित्र उभरता है उसे आप कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि हमारे मन में जो चित्र उभरता है उसमें हमें दिखाई दे रहा है कि सड़क पर बहुत घना कोहरा छाया हुआ है, कड़कड़ाती सर्दी है और सूर्य अभी पूरी तरह से उदय भी नहीं हुआ है, परंतु छोटे छोटे बच्चे विभिन्न प्रकार के कार्य करने के औजार अपने हाथों में लेकर इस कड़कड़ाती ठंड में नंगे पैर और चंद कपड़े अपने शरीर पर डाले और चेहरा लटकाए हुए काम पर जा रहे हैं। ये चित्र हमारे दिमाग में उभरता है। हम दूसरे प्रश्न की बात करते हैं कि कवि का मानना है कि बच्चों के काम पर जाने की भयानक बात को विवरण की तरह न लिखकर सवाल के रूप में पूछना चाहिए कि काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। कवि की दृष्टि में उसे प्रश्न के रूप में क्यों पूछना चाहिए। कवि की दृष्टि में इस बात को, बच्चों के काम करने की बात को विवरण की तरह न लिखकर प्रश्न के रूप में इसलिए लिखना चाहिए क्योंकि मनुष्य जो है वो जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है। जब उससे कोई सवाल पूछा जाता है तो वो उसका उत्तर ढूंढने का प्रयास करता है। जब तक बच्चों के काम पर जाने की बात को हम विवरण की तरह लिखेंगे तो व्यक्ति उस विवरण को पढ़ेगा और सामान्य विवरण की तरह एक समय के पश्चात भूल जाएगा, क्योंकि विवरण तो कुछ समय के बाद भूल जाते हैं। अगर हम इसे सवाल की तरह पूछेंगे कि काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे, तो जो मनुष्य है वो इस सवाल को पढ़कर तब तक परेशान रहेगा जब तक उसे इस सवाल का हल नहीं मिल जाएगा। जब उसे इस सवाल का हल मिल जाएगा कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं, तो वो कारण प्राप्त होते से वो उस कारण को दूर करके बच्चों को काम से हटाने का प्रयास करेगा, बाल श्रम को रोकने का प्रयास करेगा। इसलिए हमें ये सवाल की तरह पूछना चाहिए। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं कि सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चे वंचित क्यों हैं। वंचित अर्थात हीन, जिनके पास है नहीं। कि कुछ बच्चे इस संसार में, कुछ भी नहीं कहना चाहिए कि बहुत से बच्चे इस संसार में किसी भी प्रकार की सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से, उपकरण होता है साधन, सुविधा और मनोरंजन के साधन से वंचित क्यों हैं। हम लिखेंगे कि जो बच्चे बिल्कुल गरीबी रेखा से नीचे बसर करते हैं, बहुत ही गरीबी का जिन्होंने सामना किया है, वो बच्चे, उन बच्चों की दिनचर्या दिन भर ऐसे कामों को करने में लगी रहती है जिन कामों को करके उनके हाथ में चंद पैसे आ जाएं और वो अपने लिए 2 वक्त की रोजी रोटी का इंतजाम कर सकें। ऐसी व्यस्त दिनचर्या में न तो उनके पास खेलने का समय होता है और न ही उनके पास खेलने के लिए कोई वस्तुएं होती हैं। अतः वे बच्चे अपनी इस गरीबी के कारण सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से वंचित रह जाते हैं। हम चौथे प्रश्न की बात करते हैं कि दिन प्रतिदिन के जीवन में हर कोई बच्चों को काम पर जाते हुए देख रहा है और या देख रही है, फिर भी किसी को कुछ अटपटा नहीं लगता। इस उदासीनता के क्या कारण हो सकते हैं। उदासीनता का मतलब होता है कि न्यूट्रल रहना, हमें ना तो अच्छा लगता है ना बुरा लगता है। हम प्रतिदिन देखते हैं कि कभी कोई बच्चा हमें ढाबे पर काम करता हुआ दिखाई देता है, कभी कोई बच्चा बस स्टैंड पर बूट पॉलिश करता हुआ दिखाई देता है, कोई बच्चा आपको ठेले पर फल बेचता हुआ दिखाई देगा, कोई बाल मजदूर के रूप में किसी ठेकेदार के साथ काम करता हुआ दिखाई देता है। कभी कभी हम कारखानों में देखते हैं, अक्सर करके चूड़ियाँ बनाने वाले और पटाखे आदि बनाने वाले कारखानों में बच्चे ही काम करते हैं। हम देख रहे हैं, हम जानते भी हैं, लेकिन फिर भी किसी को भी कुछ अटपटा नहीं लगता है। इस उदासीनता के क्या कारण हो सकते हैं। इस उदासीनता के कारण बच्चों ये हो सकते हैं कि मनुष्य बहुत ही स्वार्थी हो चुका है और जब तक कोई भी समस्या या दुख उसके ऊपर नहीं आता तब तक वो उसे महसूस नहीं करता है। अतः जब वो उन बच्चों को काम करते हुए भी देखता है तो वो ये बात जानता है कि न तो उसकी स्थिति ऐसी है ना उसके बच्चों की स्थिति ऐसी है, तो फिर अनावश्यक उन बच्चों को काम करता हुआ देख करके वो उनके प्रति दुखी नहीं होता है और उन्हें काम करता हुआ देखकर उनका भाग्य मानकर उनके हाल पर उन्हें छोड़ देता है। तो हमें स्वार्थी नहीं होना चाहिए और हमें उनके काम करने की परिस्थितियों को पहचान कर उनके लिए सुविधा के साधन उपलब्ध करवाना चाहिए और उन्हें वो सभी सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास करना चाहिए जिन सुविधाओं को प्राप्त करने से वो वंचित हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। आपने अपने शहर में बच्चों को कब कब और कहाँ कहाँ काम करते हुए देखा है। इसका प्रश्न उत्तर आप खुद लिख सकते हैं, क्योंकि हम जहाँ पर रहते हैं वो एक सामान्य सा समाज है। उस समाज में हमें बड़ी आसानी से बाल श्रमिक के रूप में बच्चे दिखाई दे सकते हैं। आपको जहाँ जहाँ भी आपको ढाबों में, बस स्टैंड पर, फैक्ट्रियों में, कहीं पर भी आपको बच्चे काम करते हुए दिखाई देते हैं, उन्हीं स्थानों के लिए आपको यहाँ पर लिखना है। बच्चों का काम पर जाना
धरती के एक बड़े हादसे के समान क्यों कहा है? कवि ने बच्चों का काम पर जाना एक बड़े हादसे के समान इसलिए कहा है क्योंकि बच्चे किसी भी देश का भविष्य होते हैं, और जो देश का भविष्य है वो अगर पढ़ने लिखने और खेलने की उम्र में काम करेगा तो उसे उचित शिक्षा प्राप्त नहीं होगी, न ही उसका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और जिस देश के नागरिक बीमार रहेंगे, अशिक्षित रहेंगे, तो वो देश कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो इस प्रकार से जो भगवान की बनाई हुई सबसे अच्छी कृति है मनुष्य, जो सबसे अच्छी रचना है, और उस रचना का, उस मनुष्य का सबसे अच्छा जीवन होता है बचपन का जीवन। और वही बचपन अगर काम करेगा तो जो धरती पर बच्चों की वजह से रौनक रहती है वो रौनक खत्म हो जाएगी। इसलिए धरती के एक हादसे के समान है। अगले प्रश्न जो है रचना और अभिव्यक्ति के, ये आपको अपने स्तर पर ही करना है कि काम पर जाते हुए किसी बच्चे के स्थान पर आप अपने आप को रख कर देखिए और आपको क्या महसूस होगा। आपको बिल्कुल बताना है कि मुझे बहुत बुरा लगेगा, मैं बहुत दुखी रहूँगा, या मैं आने वाली जो मुझे सुविधाएं चाहिए मैं उनके लिए तरसता रहूँगा और ये प्रयास करता रहूँगा कि कुछ ना कुछ करके आज इतना तो कमा लूँ कि मुझे दो वक्त की रोटी का जुगाड़ हो जाए। तो और हमें बुरा लगेगा, हम दूसरे बच्चों को देख करके अपने आप को हीन भी महसूस करेंगे। अतः ये प्रश्न मैं आपको आपकी इच्छा पर छोड़ रही हूँ कि आप चाहे तो कर सकते हैं और चाहे तो ना करें। अब हम अंतिम प्रश्न की बात करते हैं। अंतिम प्रश्न जो है बच्चों वो है, आपके विचार से बच्चों को काम पर क्यों नहीं भेजना चाहिए और उन्हें क्या करने के मौके मिलने चाहिए। बच्चों को काम पर इसलिए नहीं भेजना चाहिए क्योंकि बच्चों का जो जीवन है वो बाल्यकाल का जीवन जो है वो सुविधाओं को, खेलों को प्राप्त करने के लिए होता है, पढ़ने के लिए होता है, अच्छा भोजन खाने के लिए होता है और निश्चिंत रह करके खेलने कूदने के लिए होता है। अतः हमें बच्चों को काम पर नहीं भेजना चाहिए। उन्हें क्या करने के मौके मिलने चाहिए? उन्हें शिक्षा प्राप्त करने के, उन्हें बिल्कुल खुले मन से खेलने के, मैदान आदि में जाने के मौके मिलने चाहिए। इस कविता से बच्चों आप ये तो सीख गए कि हमें जो है वो बाल श्रम पर इसका बाल श्रम का विरोध करना चाहिए। 14 वर्ष से छोटी उम्र के बच्चों को काम पर नहीं लगाना चाहिए। पर इसका मतलब आप ये मत समझिएगा कि आपको भी आज अपने घरों में काम नहीं करना है। माता पिता की मदद के लिए जो काम किया जाता है वो बाल श्रम नहीं होता है। हाँ, माता पिता की मदद के लिए अगर माता पिता आपको विवश करते हैं, आप 14 वर्ष से कम उम्र के हैं और आपको कहीं बाहर जाकर पैसा कमाने के लिए विवश किया जाता है, तो ये अवश्य ही बाल श्रम है। घर पर आप काम करवाएंगे तो ये बाल श्रम नहीं है। कभी इस कविता को पढ़ते ही आप काम करवाना बंद कर दें। तो आपको घर पे अपने माता पिता की मदद करनी है। इस कविता का आपको भावार्थ लिखना है बिल्कुल सरल शब्दों में, और कठिन शब्द इसमें ज़्यादा है नहीं, मैं आपको बता चुकी हूँ। एक आध कठिन शब्द है, जैसे हस्ब मामूल है। हस्ब मामूल उर्दू का शब्द है और इसका अर्थ होता है यथावत। तो इसके अलावा इसमें कोई कठिन शब्द है नहीं। आपको सरल शब्दों में इसका भावार्थ लिखना है और ये सारे प्रश्नोत्तर हल करने हैं। थैंक यू।